नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप पर मैं हूं आपके साथ रानी गुप्ता। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के खास प्रोग्राम महिला पावर यानी कि महिला सशक्तिकरण। हम बात करें उन महिलाओं की जिन्होंने एक मुकाम पे पहुंचने के लिए ना जाने कितना सेक्रीफाइस किया है, तब जाकर उस मुकाम तक पहुंच पाई हैं। हम आज ऐसे ही आपको 3 लेडी से मिलवाएंगे और उनकी आप बीती और उनकी परेशानी और इस संघर्ष में उनका कौन कौन साथ दिया और आज इस मुकाम पे पहुंची है तो कितना गर्व महसूस करती है और समाज के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहती हैं, उनसे मिलवाएंगे और ये तमाम चीज़ों पे बातचीत भी करेंगे और समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ डोरंडा थाना प्रभारी दीपिका मैम है और दीपिका मैम का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल। थैंक यू मैम, सबसे पहला जो मेरा सवाल रहेगा आपसे वुमेन्स पावर को लेकर रहेगा कि आपने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया, कैसे आप आगे बढ़ी, आपका बचपन कैसा था। लेकिन सबसे पहले ये तमाम चीज़ों को लेके हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई कि आप फिर से रांची में पोस्टेड हुए, क्योंकि आप तमाम जगहों पर आपने काम किया। रांची में भी आप रह चुकी है, CID में आप रह चुकी है, साइबर में आप रह चुकी हैं, तो ऐसे में आप फिर से रांची आई हैं। किस मतलब क्या लगता है मैम आप किस तरीके से काम करेंगे आगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं आपसे बता दूं कि 2015 से लेकर 2019 के फैब तक मैं रांची में एज ए रांची महिला थाना इंचार्ज थी। उस टाइम में मैंने महिलाओं के लिए जो भी काम मुझे लगा कि मैं कर सकती थी मैंने किया। और आज जो बीच में जो 5 साल मैंने CID, साइबर थाना और चतरा में मैंने योगदान दिया था, तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे फिर से रांची ज़िले में अपने काम को फोकस करना चाहिए और महिलाओं, बच्चों और बहुत तरह के अपराधों में अंकुश लगाने के लिए फिर से काम करना चाहिए। मुझे ये लग रहा था कि मैंने अपनी जगह को छोड़ा है, ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ काम अधूरा है, जो बचे हुए काम को मैं पूरा करना चाहती थी। इसलिए मैंने फिर से रांची आने का सपना सोचा। अच्छा, आप मैम बताइए कि आप इससे पहले बहुत जगह पे काम करी हैं, वहाँ पे किन किन समस्याओं का आपको प्रॉब्लम, मतलब क्या क्या समस्याएं आती थी? तो अगर मैं बात करूँ, सबसे मेरी पहली पोस्टिंग महिला थाना रांची की, तो मुझे स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर सॉल्व कैसे करूँ। लेकिन चूँकि बहुत सारे लोग ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, जैसे कि मेरे सीनियर्स, पब्लिक, मीडिया एंड आम जनता का सहयोग काफ़ी रहा। महिलाओं की समस्याओं को मैंने बिल्कुल अपने तरीके से लिया कि मैं कैसे उनको सॉल्व कर सकूँ। एज अ महिला होने के नाते अगर मैं उस जगह पर होती तो मैं पुलिस से क्या उम्मीद करती, इस सोच के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया और मैंने बेहतर करने की कोशिश की, जो कि मेरे लिए काफ़ी फलदायी रहा। उसके बाद मेरी पोस्टिंग चतरा में हो गई। चतरा में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं चतरा की जनता को समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे वहाँ थोड़ा चैलेंजिंग फील हुआ और बहुत कम टाइम मैंने वहाँ खुद को दिया, थाने में दिया, क्योंकि 1 साल के बाद मेरी वहाँ से ट्रांसफ़र ही हो गया था, मेरा प्रमोशन हो गया। तो 1 साल में मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं बहुत बेहतर तरीके से वहाँ के पब्लिक को समझूँ और लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूँ। उसके बाद 3rd पोस्टिंग मेरी CID में हुई। CID में मैंने करीब 1.5 साल में CID के साइबर क्राइम थाना, जो कि झारखंड का नोडल थाना होता है, वहाँ मैंने योगदान दिया था। वहाँ भी काफ़ी केसेस मुझे मिले थे, कुछ केसेस मैंने डिटेक्ट किए और काम किया। तो साइबर अवेयरनेस को लेके और साइबर क्राइम को लेके जो कि मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। जस्ट मेरा प्रमोशन इंस्पेक्टर में हुआ था, तो मैंने साइबर क्राइम के बहुत कुछ सीखा कि कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या चीज़ें हैं, कैसे मैं लोगों को अवेयर कर सकती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही नए और बहुत ही अच्छा चीज़ रहा, जो कि मेरे लिए आज बहुत फलदायी साबित होता है। उसके बाद मेरी पोस्टिंग फिर वापस मैं CID के हेडक्वार्टर में गई, जहाँ मैं 1.5 साल 2 साल ऑलमोस्ट रही। फिर 2024 के सितंबर टू अक्टूबर में मेरा फिर रांची वापस ट्रांसफ़र हो गया। आज मैं रांची ज़िले में हूँ और रांची ज़िले के साइबर थाने में करीब मैं 2 महीने से थी। वहाँ भी कुछ केसेस मुझे मिले हैं, मैं उस पर काम कर रही हूँ और आज मैं रांची के डोरंडा थाना इंचार्ज में प्रस्थापित हूँ। तो मैं यहाँ चाहती हूँ कि महिलाओं, बच्चों, वृद्ध और जो आम जनता है, उनके साथ मैं बिल्कुल ही न्याय के साथ काम करूँ, उन्हें जस्टिस दिलाऊँ। एटलीस्ट इतना हो कि स्टार्टिंग में उन्हें लगे कि हाँ, उनकी बातों को मैं समझ रही हूँ, सुनने का प्रयास कर रही हूँ। बाकी जो पुराने केसेस हैं उनमें फोकस करूँगी और जो भी बड़े बड़े जो अपराधी हैं, जो चोरी, डकैती, छिनतई और बहुत सारे क्राइम करते हैं, उन पे मैं कोशिश करूँगी अंकुश लगाने का। जनता का सहयोग भी काफ़ी मिल रहा है मुझे और आगे भी मैं प्रयास जारी रखूँगी इसके लिए। आपने कहा कि आप साइबर में भी रह चुकी हैं, साइबर के केसेस आपने देखे हैं, कितने मतलब किस तरीके के केसेस आते थे, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड बहुत हो रहा है मैम? साइबर फ्रॉड वाकई में बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है कि आजकल लोगों का फ़ोन जो है बहुत कई बार गुम हो जाता है, चोरी हो जाती है, और जो उस फ़ोन में हमारा फ़ोन पे गूगल पे एक्टिव होता है, उसके बेसिस पे कई बार साइबर क्राइम हो जाते हैं।
तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए सबसे पहले तो आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी होगा। कोई भी अनजान लिंक होता है, अनजान फ़ोन नंबर्स, अनजान मैसेजेस, कॉल्स और जो फेसबुक, सोशल मीडिया पे अनजान लोगों के जो आपको रिक्वेस्ट आते हैं उनको आप फॉलोअप ना करें। अगर आप फॉलोअप नहीं करती हैं तो काफ़ी बचती हैं, और इनिशियली कुछ हो भी जाता है तुरंत अपने बैंक से या अपने थाने में संपर्क करें 24 घंटे के अंदर। साथ ही साथ NCRB का जो 1930 का जो हेल्पलाइन नंबर है, अगर उस पर आप कॉल करते हैं 24 घंटे के अंदर तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। मैम, आप महिला थाना में भी रह चुकी है, महिलाओं के हित के लिए आपने क्या कुछ किया, और महिला थाना में तमाम केसेस आते हैं महिलाओं से रिलेटेड, किस तरीके के केस आप ज़्यादा देखती थी और किस तरीके से मैनेज करती थी? महिला थाना रांची मेरे लिए बहुत ही अच्छा टाइम था, बिकॉज मैंने वहाँ जब काम किया तो मुझे लगा कि हाँ, महिलाओं के मैटर को एटलीस्ट मैं सॉल्व तो कर रही हूँ। क्या होता था कि वहाँ पे जनरली फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा आता था। महिलाओं के साथ कि पति के साथ मारपीट हो रही है, रीज़न जो भी हो, डाउरी को लेके, कभी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स को लेके, कभी कुछ पड़ोसी के प्रॉब्लम्स को लेके, कभी कुछ पैसे का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता था उसको लेकर। तो वहाँ पे मैंने उन लोगों के साथ काउंसलिंग किया, मतलब विक्टिम्स के फैमिली को बुला के और उनके ससुराल वालों के फैमिली को बुला के मैंने काउंसलिंग किया। काउंसलिंग से मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। मैंने FIR बहुत कम किया वहाँ पे। हाँ, ये था कि जो भी रेप केसेस मेरे पास आते थे, रेप केसेस हो, पॉक्सो के केसेस हो, मैंने उन पर FIR करके त्वरित से कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा और आज वो सही दिशा पे हैं। मतलब आप एक खुद महिला है और महिलाओं का भरपूर आपने सहयोग किया है। कोशिश करती हूँ, मैं आगे भी करूँगी। इसलिए शायद मैम को दबंग लेडी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये नंबर 1 पे आती है। एक ऐसी पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने 2012 से ये पदभार संभाला है और आज तक संभालती रही है, और दबंग लेडी में से एक माना जाता है इनको। और मैम, सबसे अहम क्वेश्चन है कि इन सभी चीज़ों में लगातार आपका 13 साल का सफ़र रहा है, अभी भी सफ़र चल ही रहा है मैम, आगे भी चले। मैम, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक सबसे अहम सवाल जो मेरा है वो ये है कि कभी आपको ऐसा चैलेंजिंग फेस आया है, कभी ऐसा किस मुकाम पे आप पहुंची जहां पे लगा है कि बस गिव अप कर देना चाहिए, फिर कोई ऐसा केस जिसे आप आज भी याद करती हो तो रूह कांप जाता हो? केसेस तो बहुत सारे ऐसे आए हैं जिसमें चैलेंज तो काफ़ी था, लेकिन सीनियर का सहयोग और लोगों के साथ मेरा टाई अप बहुत अच्छा रहा, तो चैलेंजेस आने के बाद भी सॉल्यूशन निकल जाता था। पर मुझे कभी गिव अप करने वाला कभी फीलिंग्स आज तक नहीं आया, और मुझे लगता है कि आज के एजुकेशनल सिस्टम जो हमारा है और ट्रांसपेरेंसी जो हमारा है और सोशल मीडिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि गिव अप करने का कभी समय आएगा। कोई ऐसा केस मैम जिसे आज भी याद करती हो? बूटी बस्ती मर्डर केस जो हुआ था रांची में, उससे मैं आज भी याद करती हूँ कि उस केस को हम लोग सॉल्व करते करते बहुत ही नियर पहुंच चुके थे, लेकिन कुछ प्रेशराइज होने की वजह से जो होता है, हम लोगों ने उस केस को सॉल्व नहीं किया, बट वो केस फाइनली सॉल्व हो गया CBI के द्वारा। उस केस में मुझे लगता है कि थोड़ा और हमें चांस मिलता, मौका मिलता, तो हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं। वो केस मुझे आज भी याद आता है। तो देखिए, ये तो रहा मैम का अभी की जर्नी, किस तरीके से मैम ने काम किया है। अब हम मैम की बचपन की भी जर्नी जानेंगे कि बचपन कैसा था, बचपन में दीपिका कैसी थी, क्योंकि अभी तो हमारे सामने जो दीपिका बैठी हैं वो तो एक दबंग लेडी के नाम से जानी जाती है, लेकिन क्या बचपन में भी ऐसी दबंगईगिरी करके चीज़ों को छीना करते थे मैम? मतलब जो कैंडीज होते थे, चॉकलेट्स होते थे, वो आपको कितना पसंद था, और आपका बचपन कैसा था? बचपन जो है मेरा वो बहुत गांव में बीता है। मैं एक साधारण परिवार से पढ़ी लिखी लड़की हूँ, गांव में रही हूँ, लेकिन मेरी एजुकेशनल सिस्टम जो है, मैं क्लास 10th मैंने रांची से ही कंप्लीट किया है। रांची में मैं हॉस्टल में रह के पढ़ाई करती थी, तो पेरेंट्स के प्रति मेरा लगाव बहुत ज़्यादा था। और ग्रेजुएशन मैंने रांची से निर्मला कॉलेज से किया था, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हज़ारीबाग से, और वहाँ पर उसी दौरान मैंने पढ़ाई की और तैयारी किया और इस मुकाम में पहुँची हूँ। बचपन में मैं बिल्कुल ही सिंपल सीधी सादी लड़की थी, बिल्कुल भोली भाली लड़की थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। और आज भी लगता है कि अगर लोग मुझे सिविल ड्रेस में देखेंगे तो ऐसा कहेंगे कि मैं पुलिस वाली नहीं हूँ। तो दबंग की बात यहाँ होती है कि जब हम उस पद पे आते हैं और जब लगता है कि अगला इंसान क्राइम कर रहा है तो दबंग करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए बचपन से मैं कभी ऐसे थी नहीं, और आज भी मैं कोशिश करूँगी कि दबंग रहूँ तो सिर्फ थाने में रहूँ और कहीं नहीं। बिल्कुल मैम, इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपकी शादी हो चुकी है, मैरिड है आप, ऐसे में ससुराल और जॉब दोनों कैसे मैनेज करती हैं? क्या है कि हमारे घर में मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स इन लॉस, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं आज भी। और ऐसा नहीं कि आज मैं थाना इंचार्ज बनी हूँ इसलिए नहीं, बिल्कुल इनिशियल से ही काफ़ी सपोर्ट मिला है। मेरे पापा, मेरी मम्मी
जब मैं पढ़ाई करती थी, मैं इस जॉब में नहीं थी, तब से पापा ने सपोर्ट किया। हम लोग 6 भाई हैं, 6 बहन 1 भाई हैं। तो पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहा है कि बेटा जो करना है करो, आप पढ़ाई करो। और आज भी मैं इस जॉब में हूँ तो मेरी मम्मी हैं, पापा हैं, हस्बैंड है और मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जो कि बहुत ही हमें अप्रिशिएट करते हैं कि आप काम करो, हम लोग हैं आपके साथ। मैम, ये सपना आपका कब का है? बचपन से सपना देखती थी कि आप थाना प्रभारी बनेंगे, कहीं जब इंचार्ज? क्लास 8 में थी मैंने, तो मैं जब क्लास 8 में थी तो मैंने अपनी डायरी में लिख के रखा था कि मेरा सपना पुलिस इंस्पेक्टर बनना। बट उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं बनूंगी नहीं बनूंगी, कैसे बनूंगी मुझे पता नहीं था। लेकिन शायद जब मैंने लिखा तो होता है ना कि आपने लिख दिया तो अब लग रहा है कि आप बनोगे। शायद मेरे साथ वैसा ही हुआ कि मैंने लिखा तो मेरा सपना साकार हो गया। मैम, कितना ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? इस मुकाम तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल तो हुआ। हम लोग 2008 में इसकी वैकेंसी आई थी। उस समय से हम लोग तैयारी करते थे अपने कोचिंग्स में, ठीक है, पढ़ाई अच्छी होती थी। तो 3 से 4 साल का टाइम लगा हम लोगों को प्रिपरेशन करने में। और स्ट्रगल यही रहा कि बस पढ़ाई किया हम लोगों ने ईमानदारी से। और कभी गिव अप करने का आपने? नहीं, गिव अप के लिए कभी। एक्चुअली हमारा उसमें ये था कि हमारा जो माहौल था हजारीबाग जिले का पढ़ाई का बहुत ही अच्छा था। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक थे श्री विकास चंद्र श्रीवास्तव सर, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और हमारे कोचिंग से कुल 50 स्टूडेंट निकले थे इस 2012 के एसआई वैकेंसी में। फाइनली सिलेक्शन हुआ था उनका, और सर के सहयोग से ही ऐसा हो पाया। यही वजह था कि हम लोगों ने कभी गिव अप करने का सोचा नहीं। अगर आपके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो क्या कुछ मैसेज देंगे उनको? हाँ, दे दूँगी मैसेज में मेरे पेरेंट्स के बारे में कि मेरे पेरेंट्स दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। उन्होंने कभी भी हम लोग का साथ छोड़ा नहीं। आज मैं मैं एक माँ बन चुकी हूँ, लेकिन उनके लिए मैं छोटी बच्ची ही हूँ। बिल्कुल। मैम, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपके पेरेंट्स तो आपके लिए सपोर्टिव है, लेकिन आज भी कई महिलाएं, कई लड़कियां ऐसी हैं जो इस मुकाम तक पहुंचना चाहती है, लेकिन रूढ़िवादी सोच हो, चाहे प्रताड़ना हो, तमाम चीज़ों को लेकर आज भी वो उसी मुकाम तक रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। तो ऐसी महिलाओं को, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि एक माँ के पेट से एक लड़का और लड़की दोनों ही पैदा करते हैं हम लोग। तो फिर क्यों ये सोचना कि अब तुम लड़की हो तो घर पे बैठ जाओ, और तुम लड़का हो या आप लड़के हो तो आप बाहर जाओ। तो जब हम सबसे फर्स्ट लेकर हम लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने बेटों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स को पहला कदम उठाना पड़ेगा। जिस दिन पेरेंट्स अपने बच्चों के बीच बेटा और बेटी में फ़र्क करना छोड़ देंगे, उस दिन दुनिया भी फ़र्क करना छोड़ देंगी। पहला स्टेप आपको पेरेंट्स को लेना होगा। और मैं संदेश देना चाहती हूँ सभी माता पिता को, सभी कि महिलाओं का सम्मान करे, आदर करे। और हर महिला को भी कहना चाहूँगी कि अपने घर के हर लोगों का सम्मान करें और अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। अगर आप मैरिड हैं तो अपने आपस में पति पत्नी के बीच में एक अच्छा संबंध भी होना चाहिए, तभी आप अपने स्ट्रगल को कम कर सकती हैं या अपने कैरियर में आगे बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से दीपिका मैम ने हमें ये बताया कि अगर एक महिला चाहती है ना आगे बढ़ना, तो वो दुर्गा का रूप भी ले सकती है, माँ सरस्वती की रूप भी ले सकती है और माँ काली बन के वर्क भी कर सकती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अगर हम महिला हैं तो आगे बढ़े, और अगर आप सोच लेते हो किसी मुकाम पे पहुंचने का, तो आप उस मुकाम तक पहुंच के ही रहते हैं। शायद हमने इनसे आज यही सीख ली।